जब हम आज के इस परिवेश को देखते हैं तो उसमें एक बात बड़े जोर शोर से उठाई जाती है कि हमारी सरकार विकास के तमाम कार्यक्रमों को लेकर के आगे चल रही है और विकास के नाम पर जो विकास होता रहा है उसमें एक बड़ा पहलू है कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता रहा और उन प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में तमाम वैश्विक शक्तियां भी काम करती रही हैं। खासतौर पर ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बाद जिस तरह की व्यापारिक स्थितियां बनी तो उन सब की निगाह हमारे उस प्राकृतिक संसाधन पर रही, उस संपन्नता पर रही और उसको लेकर के कई ऐसे उपन्यास लिखे गए हैं जो खास तौर पर वन प्रदेश में विकास के नाम पर जो गतिविधियां चल रही हैं उनसे प्रभावित उन आदिवासियों की समस्याओं को लेकर के ये उपन्यास बड़े मार्मिक रहे। ऐसे उपन्यासों में एक उपन्यास है रणेंद्र जी का ग्लोबल गांव का देवता। मैं इसी को केंद्र में रख करके इस बात की चर्चा करूंगा। ग्लोबल गांव का देवता मूलतः असुर जनजाति द्वारा अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए किए गए संघर्ष की कथा है, लेकिन इसमें ग्लोबलाइजेशन के हिमायती और पूंजी समर्थक नेताओं और धर्म के आडंबर फैलाकर अपनी राजनीतिक ख्वाहिशें पूरी करने वाले तमाम धार्मिक पुरोधाओं के या पाखंडी ठेकेदारों के साथ साथ सामंती सोच वाला जो समाज रहा है उसकी भी चर्चा की गई और इसमें किस तरह से वो मल्टीनेशनल कंपनियों के अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने में सहायक बनते हैं और जहां तक बात इस उपन्यास में मुख्य केंद्रीय भूमिका की है उसमें ये संकेत किया गया कि आदिवासियों के अस्तित्व का जो प्रश्न है वो उस कारण है क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार, सत्ता और पूंजी के बल पर एक ऐसा नेक्सस, एक ऐसा गठबंधन बना चुकी हैं जहां इनके खिलाफ लड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। वैसे असुर जो जाति है, जनजाति है, इसके बारे में रणेंद्र जी ने तमाम पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ दिए हैं और उन्होंने ये प्रयत्न किया है कि इसे बताया जाए कि इसका इतिहास क्या रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं पौराणिक समय में देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हमारे सारे पौराणिक आख्यानों का मूल बिंदु रहा है। इसी तरह से वो ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टि से उनकी व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि यह जाति, जनजाति अपने अस्तित्व के लिए लड़ती रही है और बड़ी ही कर्मठ एवं संघर्षशील जनजाति रही और साथ ही वे रेड इंडियंस से उनकी तुलना करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि साम्राज्यवादी ताकतें किस तरह से, चाहे वो पश्चिमी देश रहे हों या भारतीय परिवेश रहा हो, रेड इंडियंस हों या असुर जैसी जनजातियां हों, उनके शोषण के लिए एक ही तरह के हथकंडे अपनाते हैं। और ये बड़ी विडंबना है कि जब ऐसी जनजातियों पर संकट आता है तो मुख्य धारा के लोग भी उनके साथ नहीं जुड़ते और कहीं ना कहीं ये मुख्य धारा के लोग अधिक क्रूर और विनाशकारी नीतियों की नीतियों का समर्थन करते हुए और उनके लिए एक अस्तित्व की लड़ाई
लड़ने के लिए उन्हें विवश कर देते हैं। इस उपन्यास में ये बताया गया है कि असुरों की संख्या जो कभी बहुत ज्यादा थी, आज 8-9 हजार तक ही सिमट करके रह गई है भारत में। तो इसके कारण कौन है? तो एक तो ये है कि इनमें जो अपनी जातीय परंपराएं हैं और उनके अंधविश्वास हैं, जिसके नाते वो अपने परिवेश को छोड़कर, अपनी परंपराओं को छोड़ करके जाना नहीं चाहते। इस नाते इनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। इसके अलावा जो सामंती सोच वाले लोग हैं, जो निरंतर आदिवासियों की जमीन हड़प कर और उन्हें बेदखल करने और उन्हें तरह तरह से शोषित करने का प्रयत्न करते हैं। फिर धर्म के जो भ्रष्ट ठेकेदार हैं, यहाँ एक चरित्र हैं शिवदास बाबा, वे किस तरह से उनकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं और अपनी राजनीतिक आकांक्षाएं पूरी करते हैं। फिर मल्टीनेशनल कंपनियों का शोषण और सरकार द्वारा भी जिस तरह उन्हें उपेक्षित किया जाता है और पूंजीवादी ताकतों के साथ सरकारी तंत्र का जिस तरह दुरुपयोग होता है, ये सारे ऐसे पहलू हैं जो इस उपन्यास में सामने आते हैं। इसमें होता ये है कि शुरुआत इस संघर्ष कथा की यहाँ से ही होती है कि एक मुख्य पात्र जो इस उपन्यास का है, लालचंद, उसके चाचा हैं और उनकी एक बड़ी अच्छी धनहर जमीन है जहां धान की पैदावार ज्यादा होती है। उस जमीन में जमीन पर वो जो सामंती सोच वाले गोनू सिंह हैं उनकी निगाह है। अब वो कैसे उसे हड़प लें, और होता यह है कि एक दिन वो अपने खेत में काम करने जाता है और पता चलता है कि किसी ने देवी माँ के मंदिर में उसके लालचंद के चाचा की का बलिदान करके उसका सिर वहां चढ़ा दिया है। सबकी निगाह में गोनू सिंह ही जाते हैं, लेकिन कोई प्रत्यक्ष कह नहीं सकता क्योंकि ऐसा दबदबा है उसका। लेकिन जब वो उसके खेत में धान रोपने की कोशिश करता है तो सबको ये एहसास हो जाता है कि वह घटना भी गोनू सिंह की ही रही। ऐसे में संघर्ष की एक शुरुआत होती है और इस संघर्ष का अगुवा बनता है लालचंद। लेकिन वहां एक और व्यक्ति है जो इन आदिवासियों का हिमायती है और वो है डॉक्टर एक हैं, और वो उनको समझाते हैं कि सिर्फ एक ही समस्या नहीं है जिसे लेकर के आप लोग इस तरह की चर्चा करें। आपको अब आवश्यकता है कि अपनी सारी समस्याओं को एक साथ जोड़ें और अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ें। अब वो समस्याएं कौन सी हैं? ये डॉक्टर राम कुमार नाम के व्यक्ति हैं जो मेडिकल डॉक्टर हैं और इन आदिवासियों के हमदर्द हैं, उनकी दवाइयां याद करते रहते हैं। तो जैसे ये खेत दखल करना है या वहाँ जो अवैध खनन हो रहा है बॉक्साइट का, खास तौर पर उसके बारे में उन्हें सचेत करते हैं। और जो बॉक्साइट का खनन होता है तो जो गड्ढे हैं उन गड्ढों में विकिरण है और वहाँ वो बड़े खतरनाक गड्ढे हैं, उनको बुझाया भी नहीं जाता, पाटा भी नहीं जाता है, तो वो एक तरह से मौत की खाई बन जाते हैं। फिर जो लीज जमीन लीज पर ली जाती है उसकी जो शर्तें हैं वो ये कंपनियां उन्हें अनदेखा कर देती हैं। इस तरह की तमाम समस्याओं को लेकर के वे लोग एक संगठन बनाते हैं जिसमें मुख्य रूप से 4 लोग हैं। डॉक्टर राम कुमार हैं, लालचंद हैं, रुमझुम नाम के एक बुजुर्ग हैं जो आदिवासी टोले के ही हैं, और एक वहां का ही नवयुवक संघ का सक्रिय सदस्य है जेम्स नाम का लड़का। तो इस तरह से ये चारों का एक
संगठन बनता है और वो कलेक्टर को ये संकेत देते हैं कि इन मुद्दों पर आप कार्रवाई जब तक नहीं करते तब तक खदानों में काम नहीं होगा, और सारा काम ठप कर देते हैं। बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से वहां आंदोलन चलता है, लेकिन ये बात इन मल्टीनेशनल कंपनियों की निगाह में तब आती है जब एक दिन सशस्त्र, जब महिलाओं की भीड़ ऐसी है जो सशस्त्र बलों की गाड़ी को रोकती है और उन्हें मजबूर कर देती है कि वो वापस लौट जाए। अब यहाँ एक तरह से खलबली मच जाती है उनमें, लेकिन इसे वो एक चुनौती के रूप में लेते हैं और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए इन आदिवासियों के संघर्ष की और उनकी एकता को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें राजनीति और पूंजी दोनों इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का एक संगठन जैसा बन जाता है, और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए वे तरह तरह के प्रयत्न करते हैं। इसमें एक चरित्र ऐसा आया है जो किशन कन्हैया पांडे नाम का है, जो वहाँ की आदिवासियों की कमजोरियों से भली भांति परिचित है, और वो ऐसे जितने आंदोलन होते हैं आदिवासियों के, उनको समझौता कराने में माहिर है। तो वो बहुत कोशिश करता है इस बार भी, लेकिन इस बार ये चारों दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, इसलिए उसके कहने पर भी कोई समाधान नहीं निकलता। लेकिन वो कहीं से ढूंढ करके जेम्स की एक बहन है, उस बहन का एक कैसेट है, उस कैसेट को वो पा जाता है जिसमें तंत्र साधना आदि के बारे में कुछ बातें हैं जो अवांछित बातें हैं, और इसलिए उस दबाव में डाल करके वो जेम्स को इनसे अलग कर देता है। लेकिन इनका आंदोलन वैसे ही जारी रहता है, और धीरे धीरे अब सरकार और सरकारी तंत्र, पुलिस इनमें आगे आ जाती है, और एक तरह से कोशिश करके जिला कलेक्टर को राजधानी से फोन आता है, और वहाँ राम कुमार को, डॉक्टर राम कुमार, फिर लालचंद और वो रुमझुम, ये तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनकी जमानत करने के लिए वो बाबा शिवदास आते हैं, जो स्वयं में एक मठ के मठाधीश हैं, वैसे वो स्वयं चरित्र भ्रष्ट हैं, लेकिन इनको वो सहायता देते हैं, और सहायता देने के नाम पर इनको अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं। अंत में कंपनियों से और इन आदिवासियों के संघर्ष समिति का एक समझौता होता है, जिसमें मुख्यतः 4-5 बातें तय की जाती हैं। एक तो गोनू सिंह के जमीन दखल संबंधी मामले की जांच की जाएगी। दूसरे, गड्ढे जो बॉक्साइट खोदने से बने हैं उनको भरा जाएगा। तीसरे, जो असुर पढ़े लिखे लड़के हैं, युवा हैं, उनको इन कंपनियों में कहीं ना कहीं नौकरी मिलेगी। चौथे, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था होगी, और एक छोटा अस्पताल भी वहाँ खोला जाएगा। लेकिन ये सारे समझौते होते हुए भी जब हड़ताल खत्म हो जाती है तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। दिखाने के लिए 2-4 गड्ढों को पाट दिया जाता है। अब ये बात यहाँ इस तरह से हो जाती है कि सारा आंदोलन एक चुनौती बन जाता है इन मल्टीनेशनल कंपनियों को। यहाँ से शुरू होता है आधुनिक वह षड्यंत्र जो इस पूरी जाति के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। होता ये है कि अब इन मल्टीनेशनल कंपनियों के लोगों ने ये तय किया कि इस मुद्दे का एक स्थायी समाधान चाहिए, और सरकार से वो लोग मिल करके एक योजना बनाते हैं कि इस वन प्रदेश के 37 वन ग्रामों को खाली कराया जाएगा, और वहां चूंकि एक खास तरह के भेड़ियों की जाति मिलती है, उनकी रक्षा की जाएगी। अब ये हमारे समाज की संवेदनहीनता है कि भेड़ियों की रक्षा के लिए ये जो 37 गांवों के आदिवासी हैं, इनको विस्थापित किया जा रहा है।
यही व्यवस्था का या सरकारी तंत्र का जो नजरिया है जिसमें वो मानते हैं। पंडित सर माफ कीजिएगा मेरी दृष्टता बस को एक, थोड़ा ठीक समेट है, लीजिए। एक मिनट में समेट लेता हूं। तो सरकारी तंत्र की इस पूरी व्यवस्था को वो लोग इस तरह से तय करते हैं कि ये जो आदिवासी हैं ये बाद में आए घुसपैठिए हैं और जंगल के स्वाभाविक वासिंदे नहीं हैं। इस तरह से ये तय किया जाता है कि कैसे इनके षड्यंत्र को तोड़ा जाए, और खास तौर पर लालचंद और डॉक्टर राम कुमार को वो लोग गिरफ्तार करके अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं, एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों एनकाउंटर में मारे गए हैं और उनके साथी भी मारे गए हैं। इस तरह जो एक दूसरे के बारे में गलत सूचनाएं दे करके वहां उनके संघर्ष को तोड़ने की कोशिश की जाती है। यहां तक कि एक मल्टीनेशनल कंपनी लालचंद के यहाँ ये एक ट्रैक्टर भिजवा देती है और गांव में ये खबर पहुंचा दी जाती है कि लालचंद ने ट्रैक्टर लेकर के और शहर में एक प्लॉट लेकर के और कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट लेकर के समझौता कर लिया है जिससे उनको गद्दार सिद्ध कर लिया जाए। तो ये जब लौट इतना मानसिक यातना लालचंद को दी जाती है कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है, तो गांव वाले उसे गद्दार समझते हैं। ये तमाम तरह के षड्यंत्रों को लेकर के उन आदिवासियों के उस संघर्ष को तोड़ा जाता है और उनके अस्तित्व को समाप्त करने की कोशिश की जाती है। इस तरह से ये जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं अपने हित के लिए इन आदिवासियों के समूचे संघर्ष को समाप्त करती हैं। लेकिन उपन्यास के अंत में एक चीज ऐसी आती है कि राजधानी में पढ़ रहा एक युवक तय करता है कि वह अब गांव में जाएगा और उस संघर्ष को आगे बढ़ाएगा। ये एक आशावादी संकेत उपन्यासकार देता है। तो इस तरह से आदिवासियों के जीवन में किस तरह का संघर्ष है और उनके अस्तित्व के लिए कैसा संकट उत्पन्न हो जाता है और कैसे साम्राज्यवादी ताकतें सरकार से मिलकर के इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करती हैं, और इस समूचे संदर्भ को इस उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से संकेतित किया गया है। ये एक और चुनौती है जो आदिवासियों के अस्तित्व की चुनौती और मल्टीनेशनल कंपनियों के शोषण की चुनौती है। मुझे लगता है कि